नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग अंदर हो गए, बीवी भाग गई और गाड़ी आई है, उनकी बॉडी लेके चले गए, गोली मार दी, बड़ा कुछ। आपको मालूम है भारत में फेंकुओं की कमी नहीं है, लेकिन मुसीबत वो नहीं है। मुसीबत ये है कि वाकई में अगर ये कुछ हो भी रहा है तो हो क्यों रहा है। जियो पॉलिटिक्स में हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। चाइना के पास 8 से लेकर 9 रीजन है। मैं हमेशा पूछता हूं कि ये जो हो रहा है चीजें, अगर यहां पे दिक्कत है तो क्वाइटली यहां पे दिक्कतें कौन सी हैं। आपको जो ग्लॉसी हेडलाइंस है उसके पीछे क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए इजी हो जाता है फॉलो द मनी करना। आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। एक सुपर पावर जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, उसकी स्पीड कम हो रही है। मैं आपको आज सारे रीजन बताऊंगा जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल वो शुरू हो गया। क्यों यहाँ पे जो जनरल्स हैं उसको अंदर किया जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट का डेफिसिट है। जब सब कुछ काम ठीक हो रहा हो, सारी कंट्री पैसे बना रही हो, तो ये चीजें देखी नहीं जाती, इग्नोर की जाती हैं। लेकिन आज पैसे बन नहीं रहे और हमने पिछले 30 सालों से इस ड्रैगन को राइज करते देखा है। हमने यहां पर स्काई स्केपर्स को बनते देखा है। मैं तो 15 साल से देख रहा हूं। हर 6 महीने में पूरा लैंडस्केप सिटी का वो चेंज होता रहा, अब नहीं हो रहा। अब पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। यहाँ पर मैंने हाई स्पीड ट्रेन को बनते देखा और इतनी तेजी से बनते देखा जो कभी दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। यहाँ पे लोगों को अमीर बनते देखा। लेकिन अगर मैं आज देखता हूं तो ये जो सारा शाइनिंग स्ट्रक्चर था इनका, जो स्टील के पीछे इन्होंने छुपा के रखा था, आज रियलिटी सामने आनी शुरू हो गई। ये कंट्री अंदर से खोखली होती जा रही है। ये जो दिख रहा है कि जनरल्स को अंदर कर दिया, जो टूरा टॉप का जो जितना भी कमांड सेंटर है उसको खत्म कर दिया गया है, जेल हो गई है। जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको या तो अंदर कर दिया या टांग दिया। उसका रीजन है कि जो इनकी धरती है वो ब्रेक हो रही है। और स्केरी पार्ट क्या है, इनके पास कोई रिप्लेसमेंट का प्लान नहीं है और जो प्लान बनाया था वो भी सारा खत्म होता जा रहा है। अब बताऊंगा कौन कौन से प्लान्स हैं, कैसे खत्म हुआ। और ये सिर्फ मैं सिंपल कोई मार्केट फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा हूं या 1-2 महीने के जो नंबर्स हैं वो गलत आए हैं। नो, ये पिछले 2-3 साल से चलता आ रहा है। एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स है जिसका दिखने लग गया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स वो बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा डीपली बात करते हैं, डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि चाइना की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्या भारत भी वही गलतियां कर रहा है जो चाइना कर रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं रियलिटी की, जो क्राइसिस है एक्चुअली चाइना के अंदर, जिसके कारण आज जो जनरल्स हैं और पार्टी के लोग हैं उनको अंदर करना पड़ रहा है। पहली बात है नंबर्स की बात करते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि चाइना हमेशा बोलता है कि यार हम ना ग्रो कर रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑफिशियल लाइन क्या है कि बीजिंग में जितनी गवर्नमेंट के लोग हैं वो सारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम 5% का जो ग्रोथ लेके आएंगे वो पूरी होगी, कुछ भी हो जाए ये 5% से नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये चाइना बता रहा है, मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे मालूम है, मैं हर चीज को ट्रैक करता हूं। जो ग्राउंड है उसके ऊपर रियलिटी कुछ डिफरेंट है। अभी एक कैनेडी स्कूल का एक आदमी है, वो यहां पर आया हुआ था, वी वर टॉकिंग टू हिम। उसका वर्डिक्ट भी वैसे ही था जो हमारा था, इट वॉज चिलिंग। मैं अपनी बात नहीं बोलता क्योंकि मुझे अपनी गर्दन कटवानी नहीं है, मैं किसी का नाम ले रहा हूं। लेकिन रियलिटी क्या है कि आप जो यहाँ पे जीडीपी नंबर्स निकलते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब आप बेस पे ही झूठ बोलने लग जाए तो होगा क्या कि आपने एक जो ये जीडीपी के नंबर्स हैं उसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जबकि इकोनॉमिक रियलिटी डिफरेंट है। अब क्या हो रहा है, एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, नंबर्स में इस ग्रोथ को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब ये करते कैसे हैं? भी खड्डा कर दिया जमीन के अंदर, उसको दिखा दिया कि देखिए हमने खड्डा किया है, वो आ गया आपका जीडीपी का नंबर। लेकिन उस खड्डे को करने के लिए कुछ मनी स्पेंड किया जाता है, वो जीडीपी का पार्ट बन गया। अगले दिन उस खड्डे को भर दिया कंक्रीट के साथ, उसको पैसे लगते हैं, उसको भी ये बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमारी ग्रोथ का पार्ट है। अब वो खड्डा जो किया वो कोई पर्पस उसका था या नहीं था, ये कोई काउंट नहीं करता। इट डज नॉट मैटर कि वो जो कंक्रीट है वो आपने वैसे ही खड्डा भरने के लिए कंक्रीट भरा है या कोई पुल बनाया है। अब पुल बना दिया तो पुल कहीं जा भी रहा है, वो कोई देखता नहीं है। बस बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ आती है, रियल वेल्थ कहीं भी क्रिएट नहीं हो रही इनके नंबर्स के अंदर। अब दूसरी बात, एक बर्निंग
क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये था कि ग्रोथ तो दिखा दिया आपने, दूसरा ग्रोथ आती कहां से थी? वो थी प्रॉपर्टी मार्केट से और कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। अब प्रॉपर्टी मार्केट में भी इनका एक टाइम बॉम्ब बन गया है। 20 साल रियल एस्टेट एक गोल्डन गूस था। करते कैसे थे? और पूरी की पूरी इकोनॉमी को रियल एस्टेट चलाती रही। लोकल गवर्नमेंट के पास लैंड होती है, क्योंकि लैंड यहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लोगों के पास एक एक मिलीमीटर जगह भी लोगों के नाम पे नहीं है। लोगों को लैंड को यूज करने के लिए परमिशन दी जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट के पास लैंड है पूरे कंट्री की, उन्होंने उस लैंड को बेचना शुरू कर दिया। बेचा डेवलपर्स को, डेवलपर्स ने उसके बदले पैसे लिए, पैसे लेकर वहां पर बिल्डिंग्स बनाकर उन्होंने अपना घर चलाना शुरू कर दिया। अब लोकल गवर्नमेंट जब जमीन बेचती है उसको कैश मिलता है, उस कैश के साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते रहे। ये चलता रहा 20-25 साल, लेकिन अब चलना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट वाले नए घर बना ही नहीं रहे। जो ऑफिशियल डाटा है वो ये कह रहा है कि ये डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो बड़ी स्टेबल हैं। अगर कम हुई हैं तो वो 2% कम हुई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। यानी कि दो जोक हो गए। एक, जीडीपी 5% है, नहीं है। दूसरा, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम नहीं हो रही, ये भी गलत है। जो अमीर यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा घर लिए हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस मिट्टी के भाव बेचने को तैयार हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। जिस घर की प्राइस 12 करोड़ 15 करोड़ थी, वो आदमी बोलता है कि यार मैं अगले 5 दिन में ये प्राइस को कर रहा हूं 8 करोड़ रुपए। 15 करोड़ का घर है, 8 करोड़ में देने को तैयार है, लेकिन कंडीशन एक ही है, ये सिर्फ प्राइस है अगले 5 दिन के लिए। अगर कोई लेगा तो मैं दूंगा, वरना मेरी प्राइस 15 करोड़ आ जाएगी। कोई लेने के लिए सामने नहीं आता। अगर आप हर सिटी में जाएंगे, मेरी सिटी में जहां पे मैं रहता हूं, यहां पर प्राइसेस ऑलरेडी 30% 40% कम आ चुकी हैं। यहां पर कई सिटीज हैं जहां पर प्राइसेस 60 से लेकर 80% वो कम हो गई। आप इमेजिन कीजिए, आपने घर लिया कि यार ये तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, आपने लोन ले लिया 30 साल का, अब उसकी प्राइस आधी रह गई है, लेकिन आपको लोन के प्राइस भरनी पड़ रही है पूरे प्राइस के ऊपर। और ये रियलिटी है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चाइनीज फैमिलीज की, कि प्राइस कम हो गई है लेकिन ईएमआई पूरी जा रही है। उसके ऊपर क्या बीतता होगा, ये उनसे पूछ के देखिए। दूसरा एक प्रॉब्लम और भी है कि यहां पर इतने ज्यादा घर हैं जो बने पड़े हैं लेकिन बिक नहीं रहे। नंबर्स कितने हैं? 5 करोड़ घर चाइना में खाली पड़ा है, अनसोल्ड। और अब हो क्या रहा है? यहां पर 5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं, और जो रियल एस्टेट वालों ने पहले लैंड लिया हुआ था उसके ऊपर बिल्डिंग्स अभी से फिनिशिंग पे ऊपर हैं, वो और ऐड होने वाले हैं। नए घर बिक नहीं रहे और पुराने बन के मार्केट में आने वाले हैं। लेकिन ये ऑफिशियली नंबर जो है 5 करोड़ मैंने बता दिया आपको, रियल नंबर इससे भी डबल है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? उसका रीजन क्या है कि जो रियल एस्टेट की कंपनी है, उन्होंने जब बिल्डिंग बनानी थी तो उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, कोई सीमेंट वाला है, कोई जेसीबी दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं। अब उन लोगों को पैसे नहीं दिए, उसके बदले में बोल दिया ये घर मैं तेरे नाम पे करता हूं। उसका इंटरेस्ट नहीं है। जो जेसीबी चलाता है, जो खड्डे करता है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसका इंटरेस्ट मकान लेने में नहीं, पैसे लेने में है। लेकिन पैसे ये दे नहीं पा रहे। बुक्स में दिखा दिया ये एक मकान बिक गया, ये मैंने इस रियल एस्टेट वाले ने आगे कंस्ट्रक्शन वाले को ये मकान बेच दिया, अपार्टमेंट बेच दिया है। लेकिन वो लेके बैठा है, वो भी वेट कर रहा है कि कोई आएगा, मैं बेचूंगा और अपना घर चलाऊंगा। प्लस इसलिए बोलो डबल है। प्लस गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी के नंबर्स को पूरा करने के लिए यहां पर ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज बना दी जहां पर कोई रहता ही नहीं है। पूरी सिटी है, एयरपोर्ट भी है वहां पर, मेट्रो भी है, लेकिन एक भी आदमी नहीं रहता। यानी कि ये और सारे के सारे घर बिके पड़े हैं। बिके किसको हैं? कई लोगों ने यहां पर स्पेकुलेशन किया कि भाई ये प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, मैं खरीद लेता हूं, कल को जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी मैं बेचकर मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। उनको लगा कि ये जो राइज है चाइना का, ये कभी रुकेगा ही नहीं। और आज उन्होंने जो जुआ खेला था वो जुआ हार गए। उस सिटी के अंदर लाइट्स हैं लेकिन ऑन नहीं होती, बिल्डिंग्स हैं लेकिन कोई रहता नहीं है। जो पूरा कैपिटल था आपका, जो पूंजी थी, वो सारी की सारी ट्रैप हो गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और लोकल गवर्नमेंट्स वो भी भिखारी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भिखारी, लोग भी भिखारी हो गए। कुछ नहीं है किसी के पास, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और जो पैसा था वो फंस गया। लोकल गवर्नमेंट्स और ज्यादा जमीन को बेच नहीं पा रहे।
क्योंकि बिल्ड करने वाला कोई है ही नहीं और पुराना इन्वेंट्री नहीं बिक रही, नहीं कहां से बना लेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो एक रेवेन्यू स्ट्रीम का एक सर्कल होता है वो ठप हो गया है। अब लीडरशिप क्या कर रही है? उन्होंने बोला यार एक मिरेकल करते हैं। मिरेकल है कि हम पुरानी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम एक नया इंजन निकालते हैं। हम सारा काम करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। आपको लगेगा यार ये बड़ा अच्छा है, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक फ्लॉ था भी, आपका जो रियल एस्टेट है वो 30% आपकी इकोनॉमी का पार्ट है। जो ये सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ये तो 5-6% इसका वो है, पकड़ है इसकी। तो मैथ्स मैच नहीं करती। आप 30% के खड्डे को 5 या 10% के जो एक ये इकोनॉमी है इसके साथ भरेंगे कैसे? और अगर इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो 5% जो आप जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं वो कैसे आ रही है? जो मैंने अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर देखा सिर्फ, वो 9% इनकी इकोनॉमी का पार्ट है। ये उस खड्डे को भर नहीं सकता। इसलिए जो सक्सेस की स्टोरी हम सुनते हैं ये मिराज है। मिराज का मतलब है जो दिखाया जा रहा है लेकिन है नहीं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट देख लीजिए, वो लगता है कि बड़ी बूम कर रही है। 134 कंपनीज हैं चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, लेकिन वो भी कब्र खुद खुद गई है जो कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। 100 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो इस साल में या अगले साल मैक्सिमम तक वो बंद हो जाएगी। दे कैन नॉट सस्टेन। अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखेंगे, जो यहाँ पे कई टैक्सी वाले हैं, मैं देखता हूँ उनको, वो गाड़ी चला रहे हैं, उनका नाम भी मैंने सुना नहीं है। कंपनी चालू करी, उन्होंने बोला टेस्ला का मुकाबला करेगी। लोगों ने गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी। प्राइस बहुत कम थी। जो गाड़ी भारत में 20 लाख की आती है यहाँ पर 5-6 लाख में मिलती थी। लोगों ने लोगा यार ये तो बड़ी अच्छी डील है, खरीदना शुरू कर दो। ये ऐसा लगता था कि चाइनीज जो इनोवेशन है वो सारी दुनिया को पीछे कर देगी। लेकिन आज अगर देखेंगे, वो ड्राइवर ने गाड़ी ले लिया लेकिन रिपेयर नहीं करवा सकता क्योंकि कंपनी बंद हो गई। ये ट्रुथ है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन उन्होंने किया क्या? उनको लगा कि जब उन्होंने कंपनी खोली गाड़ी बनाने वाली, तो गवर्नमेंट ने बोला आप गाड़ियां बनाइए, मैं आपको सब्सिडी दूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंटर करने के लिए। कंपनी वाले ने कंपनी खोली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी ली, ब्यूटीफुल गाड़ियां बनाई भी, बेची भी, उसके बाद दुकान बंद करके भाग गए। क्यों? क्योंकि वो इतना लोन था उनके ऊपर, वो पूरा नहीं कर पाए। और ये पैटर्न है, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, फियर्स कंपटीशन, प्राइस वॉर्स, प्रॉफिट मार्जिन जीरो और बैंक्रप्सीज। और जो पूरी कंट्री है उसके जो बैंक्स हैं उसके पास लोन्स हैं जो वापस नहीं आ रहे। ना घर बेच रहे, जो घर बेचे थे उसके ईएमआई नहीं आ रही, और जो फैक्ट्री वालों को पैसे दिया था वो भी वापस नहीं आ रहा। यानी कि गवर्नमेंट ने कोशिश किया, एक जादूगर होता है, वो टोपी में से रैबिट निकालता है। यहां पर गवर्नमेंट ने रैबिट के बीज में से टोपी निकालने की कोशिश करी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थ्रू टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इनको बचाएगी? नहीं बचा सकती। रैबिट हमेशा टोपी से ही निकलता है, टोपी में से टोपी में से रैबिट निकलता है, रैबिट में से टोपी नहीं निकल सकती। गवर्नमेंट ने वो काम करने की कोशिश करी। अब इनका जो प्लानिंग था वो था क्या कि हम हाई टेक गुड्स को बनाएंगे, पूरे दुनिया में इसको एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो भी खरीदेंगे। दुनिया कोविड के बाद चाइना के अगेंस्ट हो गई। इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कुछ भी है, इसको बैन करना शुरू कर दिया कि चाइनीज मेड हम नहीं लेंगे, किसी और कंट्री का बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी वो था कि पूरे दुनिया की सप्लाई, अब ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का ये हम करेंगे। फैक्ट्री लगा ली पूरे दुनिया के लिए, अब चाइना में भी बिकना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं चाइना के, पहली बात यह है उन्होंने स्पेंड करना बंद कर दिया है। रिटेल सेल्स डाउन है। सोच के देखिए 5-6 साल अब हो गए हैं कोविड को। जो कोविड से पहले प्राइसेस थी, आज यहां पर प्राइसेस आधी हैं, हाफ। हर चीज सस्ती हो गई है। डोमेस्टिक डिमांड डेड है। क्यों? क्योंकि एक तो लोग डरे हुए हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो गई, वेजेस आधे रह गए। जो लोगों का दिल जो है इतना छोटा हो गया है, उन्होंने पर्स का मुंह परमानेंटली बंद कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि यार कंज्यूमर को हम लोग बढ़ावा देते हैं, उनको टैक्स की ब्रेक देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। कोई भी लोग यहां पर सुनने को तैयार नहीं है। रीजन बीइंग, ना कंपनीज के पास पैसा है, ना लोगों के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है,
और स्टिमुलस देने के लिए, जिसको एक पैकेज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देने के लिए गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है। लोगों को मालूम है कि जॉब मार्केट, जॉब्स नहीं है, ऑलरेडी जिनके पास थी वो खत्म होती जा रही हैं। जो नया यूथ, हर साल 1 करोड़ नया यूथ आता है पढ़ लिख कर बाहर, जॉब नहीं है। ऑफिशियल फिगर है कि यहां पर जो गवर्नमेंट बोलती है कि 17% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअल नंबर 40% है। यानी कि यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के बाहर निकल रहा है, उसके पास ऑफिस की जॉब नहीं है, तो कर क्या रहे हैं? वो गिग इकोनॉमी में काम करना शुरू कर दिया। वो खाना घर में डिलीवर करना है, उसका काम कर रहे हैं। डिलीवरी टैक्सी का काम कर रहे हैं वो। पूरी, अगर आप कोई भी बड़ी बड़ी सिटी ले ले, वहां पर आपको लोग कम दिखते हैं और डिलीवरी वाले लोग वो ज़्यादा दिखते हैं। एक तो जॉब बड़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो पे है बहुत कम है, बस सर्वाइव कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते। जो यहाँ का प्रेसिडेंट है उसने बोला, यार मैं बड़ा नाखुश हूँ, ये जितने मेरा यूथ है ये सारा टाइम बैठकर ये तो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, इनको रोबोट का काम करना चाहिए, रोबोट्स बनाएं, कोडिंग का काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें। ये गिग इकोनॉमी आपका वेस्ट ऑफ टाइम और टैलेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये काम करें। लेकिन जब ऑल्टरनेट पूछा गया कि भैया इसका ऑल्टरनेट क्या है, आप ऑल्टरनेट तो दीजिए, तो ऑल्टरनेट उनके पास कोई भी नहीं है। हाई पेइंग टेक जॉब्स है ही नहीं, और जो फैक्ट्री की जॉब्स हैं वो सारी की सारी, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वो वियतनाम में, इंडिया में वो शिफ्ट हो रही हैं। तो जो यूथ है उसके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो ये छोटे बहुत पैसे मिल रहे हैं घरों में डिलीवरी करके उसमें से पैसे कमाए जाए और ज़िंदगी चलाई जाए, और दूसरा है अपने गांव में चले जाएं, वहां पर जाकर आराम से लेटे रहें मंजी डा के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेट करें कि डोमेस्टिक जो इकोनॉमी कब बढ़ेगी और कब मुझे जॉब मिलेगी और मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊंगा। यानी कि जो यूथ है, जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, जो वॉल्स हैं वो क्लोज होती जा रही हैं, और ये अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। ये जो सारी की सारी जो डेस्परेशन है, उसी के कारण यहाँ पर पावर को छीनने की एक मुहिम शुरू हो गई। चाइना ने बहुत ही ज़्यादा रिलाई किया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर, अपनी कंजम्पशन के ऊपर, और दुनिया को बेचने के ऊपर, कि पूरी दुनिया को हमने अपने कदमों में लेके आना है। आज इनकी एक्सपोर्ट्स, जो कि 1/3 ऑफ देयर जीडीपी था, कम होता जा रहा है। इतना ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी थी कि आज इनकी फैक्ट्रीज सस्टेन नहीं कर पा रही। ट्रेड वॉर्स इंटेंसिफाई कर दिए डोनाल्ड ट्रंप को। मैं बार बार बोलता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप लगा है कि इनकी रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़नी है। ट्रेड वॉर्स को उसने और इंटेंसिफाई कर दिया, टैरिफ्स को बढ़ा दिया। यूरोप को भी अब पुशबैक करना पड़ रहा है, वो भारत की तरफ आ रहे हैं, चाइना की तरफ नहीं आ रहे। यूएसए है वो भी इनको पूरी तरह से पुशबैक कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस चरम सीमा के ऊपर हैं। कंपनीज को बोल दिया इन चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करने, टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर नहीं करने, ये हर चीज को कॉपी कर लेते हैं। यानी कि जो हरकतें इन्होंने पिछले 30 साल में करते रहे, अब नहीं हो सकती चाइनीज की। और फॉरेन कंपनीज अपने बैग को पैक कर कर वो यहां से बाहर निकल रही हैं। जो यहाँ पे फॉरेन कंपनीज के जो लोग काम करते हैं, दे आर टेरिफाइड। उनको लगता है कि यार पता लगे जो गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने पकड़ के इनको जेल कर दी, बस किडनियां निकाली जाएंगी। इससे पहले कि ये किडनियां निकालें, वो लोग यहाँ से भागते जा रहे हैं। यहाँ पे रहना मुश्किल होता जा रहा है फॉरेनर्स का। इसलिए क्या हो रहा है, लोग भी निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर निकलनी शुरू हो गई। मनी इज स्टार्टेड लीविंग चाइना फ्रॉम द फैक्ट्रीज रीलोकेट हो रही हैं, और यहाँ पर रह गया है लोन और अनएम्प्लॉयमेंट। चाइना बहुत ट्राई कर रहा है कि उसको कोई नई मार्केट्स मिल जाए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है, भारत है। बट लेट्स बी रियल, मैं रियलिटी की बात करता हूँ। अफ्रीका में ये माल बेच लेंगे, भारत में भी बेच लेंगे। मेरा सिंपल क्वेश्चन हमेशा होता है कि क्या भारत वो मार्जिन्स दे सकता है जो यूरोप या अमेरिका देता है? यूरोपियंस अच्छी क्वालिटी का माल अच्छी प्राइस पे खरीदते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्री में अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। अफ्रीका और भारत ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रीज हैं। हमें माल तो चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड का, लेकिन खरीदेंगे हम चाइनीज प्राइस के ऊपर। यानी कि हम पैसे देते हैं जहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हाँ सेल करेंगे, कंपनियां चलती रहेंगी, प्रॉफिट जीरो होगा। हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो परचेजिंग पावर को जो वेस्ट की आज तक है। तो इसलिए हो क्या रहा है, यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होते आ रहे हैं, और इनका एंड गेम शुरू हो गया। और हिस्ट्री के अंदर मैंने देखा एक चीज, यही प्रॉब्लम जापान की भी थी 1990s में या 2000 के आसपास। वहां पर भी एक मैसिव प्रॉपर्टी का बबल था, वो बर्स्ट हो गया जैसे चाइना में है।
उसके बाद आज 30 साल हो गए, वहां पर इतनी बुरी तरह से रगड़ रहे हैं अपने आप को, 15-15, 16-16 घंटे लोगों को काम करना पड़ता है। एक छोटे से 10 फुट के कमरे के घर में वो रहते हैं लोग वहां पर। स्टैग्नेशन है, डिफ्लेशन है, अपॉर्चुनिटीज लूज हो रही हैं जापान के लिए, वो बाहर निकल नहीं पा रहे। और चाइना आज उसी रास्ते पे खड़ा हो गया जहां पर इनकी सिचुएशन जापान से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि जापान जब नीचे आया उस वक्त वो अमीर कंट्री था। चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी अमीर नहीं बना है। ऊपर से ये बूढ़े होते जा रहे हैं, अभी अमीर बने नहीं, अमीर बनने से पहले ही ये बूढ़े भी हो गए, नए बच्चे आ नहीं रहे, और इनके पास कोई क्विक फिक्स नहीं है जिससे ये चीजों को ठीक कर सके। अब एक ही चीज है, ये नीचे जाएंगे, बॉटम को लगेंगे, उसके बाद ये जाएंगे। इसको हम इकोनॉमी में बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। वो इनकी आने वाली है। और जो लीडरशिप है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम है। वो रिफ्यूज करते हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि अब हमारा टाइम चला गया, हमारा कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं है, हमारी हर चीज डाउन जाती आ रही है। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर इंक्रीजिंग द कंट्रोल। वो गवर्नमेंट के अंदर भी कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कंट्रोल, लोगों के ऊपर कंट्रोल, आपने क्या पोस्ट किया, क्या लिखा, उसके ऊपर कंट्रोल। और उसके बाद गवर्नमेंट ने काम और कर दिया, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उसको इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी कि अब गवर्नमेंट बनाएगी, सिर्फ इसलिए कि जीडीपी के नंबर्स पूरे हो जाएं। पुरानी कंपनीज का माल बिक नहीं रहा, गवर्नमेंट नई कंपनीज खोल रही है। आप सोच के देखिए, इससे बड़े बेवकूफ़ी वाला काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए जो ऊपर पावर स्ट्रगल है वो इसलिए है क्योंकि सबने बोलना शुरू कर दिया कि यार प्रेसिडेंट पागल है, इसके कारण हमारी कंट्री नीचे चली गई। जबकि दिक्कत यह है कि ये दिक्कत आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से थी, पर दिखना अभी शुरू हुआ है। जो इकोनॉमिक ग्रेविटी है, सिचुएशन है, वो अनडिनाइबल है। इसलिए जो ये सब क्रैश देख रहे हो आप, ये स्लो मोशन में क्रैश होना शुरू हो गया। जो हेडलाइंस हैं वो हमेशा बोलेंगी चाइना 5% पे ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट बोलती रहेगी कि यार हमने खड्डा किया था, देखिए हमने कंक्रीट भर दिया उस खड्डे के अंदर। लेकिन खड्डा कोई फाउंडेशन के लिए नहीं है, फाउंडेशन ही खत्म हो गया है। और जो ये अनस्टॉपेबल ग्रोथ थी, जो सक्सेस स्टोरी थी, वो खत्म हो गई, वो टाइम खत्म हो गया। और ट्रबल अभी शुरू हुई है। अभी तो हल्की सी हवा उल्टी हुई कि जहां पर कंट्री ने नीचे आना शुरू हुआ और यहां पर पावर स्ट्रगल वो भी शुरू हो गया। और ये लंबी लड़ाई है दोस्तों, चाइना की लंबी लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। और आगे सर्दियां और लंबी होने वाली हैं। हर पूरी की पूरी कंट्री का फ्यूचर बर्फ में लगा हुआ है, और ये बर्फ जल्दी से अभी पिघलने वाली नहीं है। यहाँ पे तो गर्मियों के अंदर भी वो बर्फ पिघल नहीं सकती, इतनी ज्यादा थिक ये बर्फ बनने वाली है यहाँ पर। स्टे ट्यून्ड। मैंने आपको वो एनालिसिस दिया है जो मैं शायद अलाउड नहीं हूँ बनाना, लेकिन आपको एक नटशेल में बताने की कोशिश करी है कि सिचुएशन है क्या, प्रॉब्लम क्या है, और जो ये मुसीबत है ये चाइना की क्यों बढ़ने वाली है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।